तो यार उन्होंने कह खुदा का नाम मनो यार चला दो कोई बनाना
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, ठीक हैं? जी अल्लाह का। ठीक। सर मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे पूछना था। तो क्या पूछना था? क्योंकि सर एक कैसा सब्जेक्ट है, मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स पढ़ने का। मैंने इंटर में नहीं पढ़ी, मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो इसमें क्या होता है? माशियत के बारे में, माशियत दुनिया में कैसे चलती है, किसी मतलब की लोकल माशियत कैसी है, जी इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सही इंटरेस्टिंग कोर्स है, आप बेफिक्र हैं इस मामले में। सही। लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, उसके बगैर ये चीज़ तैयार नहीं होनी आपकी। थोड़ा सा ड्राई लगेगा आपको, और इस जी वजह से मतलब मैंने लाइक एफए किया ना, फाइन आर्ट्स मतलब आईटी के साथ। तो उसमें मैंने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो अब लाइक मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो लाइक वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उससे तो बंदा पहले थोड़ा थोड़ा डरता होता आप बेफिक्र करें, कोई बात नहीं। बस जो जो टीचर साथ साथ पढ़ाते हैं वो पढ़ते रहें, परेशानी की बात नहीं है। है इंशाल्लाह। ये बच्चे ज़रा ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम शुरू करते हैं कि 2-3 मिनट्स में। ओके सर।
आमिर हयात ई सेक्शन में आमिर हयात को लिखी हुई है मर रहे हैं अल्लाह की कसम सारी काच मारी उन क्लास ज्वाइन की थी मैंने जी बेटा, आप लोगों ने लास्ट टाइम हमने वार अगेंस्ट टेररिज्म पढ़ रहे थे, तो आप लोगों को इसमें अंडरस्टैंडिंग हुई है? नोट्स वगैरह लिए हाँ जी आपने, सर। पढ़ा है? जी सर। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है, अदरवाइज हम दोबारा से इसको शुरू करते हैं और उसके ऊपर फिर मैं आप लोगों से डिस्कशंस भी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम जी बेटा। सर आपने नोट्स का कहा कि कैसे नोट्स? बेटा जो लेक्चर लास्ट टाइम पढ़ाया था उसके नोट्स दिए आपने? नहीं सर, मुझे नहीं पता, आप प्लीज बता देंगे? बेटा ये लास्ट क्लास में बताया था, आपने क्या क्लास ज्वाइन की थी? जी सर की थी मैं, मुझे लगता है मैं लेट था। सैन फोटो कॉपी शॉप है, ताहिर फोटो कॉपी शॉप है इधर हमारे जी सर। जी जी। लाइब्रेरी बिल्डिंग के साथ, लाइब्रेरी हाँ बिल्डिंग के जी। साथ, वहाँ से आप जाके मेरे नाम से वार अगेंस्ट टेररिज्म के नोट्स ले सकते। सर अस्सलाम ओके सर। वालेकुम भाई जी बेटा साकिब। सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है मेरा फिर पहले था लॉ में एडमिशन और मेरा लेट क्लियर नहीं था और उनके बाद मुझे उन्होंने कल फिर फॉरवर्ड कर दिया है इसमें सर प्रैक्टिकल साइंस में। ठीक है। ठीक है सर, और मैंने पीछे कोई क्लास भी नहीं ली, सिर्फ कल क्लास ली है मैंने इधर फिजिकल वहां जाकर। ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं पता सर पीछे क्या पढ़ा है कुछ क्या नहीं पढ़ा, अगर जो पढ़ा परेशान है ना हो, अगर परेशान ठीक है ना सर हो। ठीक है सर, शुक्रिया सर। नोट से ले लीजिएगा और आज भी हमने उसको अस्सलामुअलैकुम रिवाइज सर। करना है, पढ़ना है। जी बेटा। अस्सलामुअलैकुम सर। जी बेटा। सर मेरी भी फर्स्ट क्लास है एक्चुअली, मुझे लास्ट जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनके लिंक ही मिला है, आई गेस 2 क्लासेस हुई हैं। तो मेरी भी फर्स्ट क्लास है, मैंने आपको मेल की थी तो आपने मेल बैक किया था कोई लिंक, तो वो भी ओपन नहीं हुआ था, तो अभी ग्रुप में मुझे एक लिंक आया तो मैं ये क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। तैमूर सईद बेटा, आपकी आईडी क्या है तैमूर? यस सर, तैमूर सईद। 098 है। यस सर, 098। तो सर मेरी भी फर्स्ट क्लास है, मैंने बैक का लेक्चर नहीं लिया था जो आपने पहले पढ़ाया था। जी जी ठीक है। सर, मेरी भी ऐसे मैं गया था, उन्होंने कहा कि आप वो बना लें और उसके बाद तो आपको एक्चुअली मेल मेरे आएगी। लास्ट लेक्चर्स में एब्सेंट लगी है। लास्ट लेक्चर की एब्सेंट लगी है? एब्सेंट कैसे होता है बेटा? ए लिखा हुआ उधर? नो सर, लिंक ही नहीं आया। मैंने पोर्टल पे अटेंडेंस चेक की थी तो वो एक प्रेजेंट लगी हुई थी, एक एब्सेंट लगी हुई थी। हालांकि मैंने एक भी क्लास नहीं ली, 2 क्लासेस हुई हैं, लिंक ही नहीं आया। तैमूर, तैमूर बात कर रहे हो? जी सर, तैमूर है। तैमूर बेटा, कि ये कोई इश्यू नहीं है इसका, शुरू शुरू में ऐसा हो जाता होता है, लेकिन अब रेगुलरली से आप क्लासेस लीजिएगा, आपको लिंक वगैरह आएंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा, ठीक है? सर ओके सर सर, थैंक यू सो मच। जी बेटा।
सर जो लिंक है ना, ठीक है, जो हमारा CRA क्लास का ग्रुप है, उसमें ग्रुप में सेंड कर दिया करे, आसानी होती है। बेटा ईमेल पे सेंड करना जरूरी है, ग्रुप के अंदर आप लोग खुद सेंड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। माहम कुछ पूछना चाह रही हैं? माहम जी बेटा। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, हमें जो आप नोट्स देंगे ये लेक्चर वाइज देंगे या कोई बुक है? लेक्चर वाइज बेटा। थैंक यू सर। ओके गाइस। सर जी बेटा, अगर किसी को कोई इशू है तो मुझसे पूछिए, अदरवाइज हम लेक्चर शुरू करते हैं। जी हमजा बताइए। मुझे सर, मैं तकरीबन जिस दिन से क्लास शुरू हुई उस दिन से लेक्चर ले रहा हूँ सर। तो फिर बेटा क्या हुआ, क्या मसला? सर मेरी प्रेजेंट भी शो नहीं हो रही सर मेरे पोर्टल पे, और सर लिस्ट में भी नाम नहीं है सर मेरा। किस लिस्ट में नाम नहीं है बेटा? सर ये स्टूडेंट लिस्ट होती है सर प्रेजेंट की आपके पास, उसमें भी नहीं है आपका अपना आईडी बताइए बेटा। सर। लास्ट में सर 37 IR क्या पॉलिटिकल साइंस के? पॉलिटिकल साइंस। 37 आपका कोई और सेक्शन है? नहीं सर, मेरा माइग्रेट हुआ है लास्ट इधर, मैं कल आपसे मिला था। लास्ट से आया तो बेटा आपका नाम तो फिर आ गया है ना। 37 आपको ईमेल मिली है ना? जी सर। ईमेल आई है आपको? जी सर, मुझे मेल आई है, मैं आपकी मेल से क्लास में आया हूँ, मुझे रोजाना आपकी मेल आती है। लेकिन बेटा आप चेक करें कि आपके सेक्शन किस सेक्शन में आप एनरोल हैं, फिर उसके मुताबिक क्लासेस लीजिएगा, ऐसे फजूल में ना लेते रहें, ठीक है। जी सर। जी बेटा, और कौन पूछना चाह रहा है कुछ? मोहम्मद उमर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी उमर। सर मेरी पिछले मुझे मेल लेट मिली थी तो मैंने क्लास नहीं ली थी, मेरी एब्सेंट लगी है, तो उसका था, तो मैंने कहना था कि मुझे ग्रुप में भी ऐड कर ले, मुझे ग्रुप का भी नहीं पता। कौन सा? अच्छा, ये आप कोई भी ये जो जितने दोस्त आपके पास हैं, उमर आप अपना नंबर इनको सेंड कर दें। उमर, ये क्या नाम है हमारे ग्रुप का, इसके अंदर कोई बंदा इसको उमर को ऐड करे। वो क्या नाम है लड़के का जो इसमें बनाया हुआ है हमने, एडमिन है वो सर अली है, अली अली खुद शान अली, शान अली सर। और इसके बाद एक गर्ल है सर, लड़की है। अच्छा, तो बेटा इसका उमर का नंबर लें और इसको बीच में करें आप। गुलाम रसूल कौन है? गुलाम रसूल। अस्सलाम वालेकुम सर। गुलाम रसूल कहाँ है भाई? गुलाम रसूल कहाँ है? सर जी अब्दुल कदीर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरा अटेंडेंस लगा दो, नेट की वजह से मैं अभी क्लास ज्वाइन किया। ठीक है। गुलाम रसूल कहाँ है भाई? गुलाम रसूल। जी सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही? गुलाम रसूल यार, इस लड़के को ऐड करो मोहम्मद उमर को ग्रुप में, ठीक है। जी सर, ये अपना नंबर शेयर कर दे चैट में, मैंने ऐड कर देता हूं। ठीक है भाई मैं कर रहा हूँ आपको सेंड भाई। ओके गाइस, अब लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स दे हैव ज्वाइंड। Okay, ladies and gentlemen, in my last class, we people started to talk about war against terrorism. We started to talk about war against terrorism, and we people were of the opinion that experts of international relations, they are of the opinion whatever is happening in our country is not basically the war against terrorism. Something big, something different is happening under the guise of war against terrorism. So these were the things that we people started to discuss in my last class. So let's make some addition in the lecture that we learned in my last class. And if you face any kind of difficulty, please do raise your hand. And then I would be asking from you what kind of problems you are facing in the understanding of this lecture. So ladies and gentlemen, in my last class, we started to discuss that in Pakistan, you are the eyewitness that from the last 19 and 20 years or so, Pakistan is heavily being influenced. Pakistan is heavily being engaged in the war against terrorism.
and because of the continuous involvement of Pakistan economy has demolished and deteriorated, and social unrest and many other social problems, religious problem, economic problems, and so on and so forth. They have emerged because of Pakistan's continuous involvement in the war against terrorism. And you are also having the knowledge that दहशतगर्दी की ये जो खिलाफ जंग है, war against terrorism है, it started after the 9/11. And when 9/11 happened, then Pakistan and the United Nations Security Council and United Nations General Assembly, they both made they both made resolutions, and every member of United Nations was advised that they should help United States of America. They should help United States of America to uproot the phenomena of terrorism from this world. ये सारी जो चीजें हुई हैं, तो Pakistan was involved here in this war. And as I told you that when Pakistan became a full part of this war against terrorism, because of this war, almost 90,000 people they have died, and more than 7,000 soldiers they have been martyred. और इसमें शहीद हुए हैं तकरीबन 6,500 से 7,000 के करीब, और thousands of other people they were wounded, and many of them they have become handicapped for their whole life. When we estimate the economic loss that we incurred, that we borne after the 9/11 and the becoming a part of war against terrorism, economists they are of the opinion that in the just last 20 years or so, or 19 years or so, Pakistan की जो economy है, it has witnessed the loss of $120 billion. $120 billion का लॉस हुआ है हमें, और जो तकरीबन 70-80 हज़ार या 90 हज़ार के करीब जो हमारे जो लोग हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस जंग का निशाना बने, और 6-7 हज़ार हमारे फौजी भाई जो शहीद हुए। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है, इसके पीछे हमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है। इसकी वजह से जो पाकिस्तान के माशरे के अंदर सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, इकोनॉमिक अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डाउनफॉल, जो डाउनग्रेडेशन हमें देखने में मिली है, एंड द पीपल दे आर ऑफ द ओपिनियन इट इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नतीजा है। ओके राइट, इसका मतलब ये है कि the war which was started after the 9/11 के बाद जो जंग शुरू हुई, वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जंग थी, एंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया to kill the leadership of Al-Qaeda and Osama bin Laden, and Pakistan became a frontline state because of its geographical proximity, and we people were not having the choice to not to be a part of it. The reason क्यों थी हमारे पास, क्या रीज़न थी इसकी? एक बहुत बड़ी एक रीज़न ये थी कि पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि every state of this world will be helping the campaign of war against terrorism, और ये पाकिस्तान भी इसका मेंबर था। तो इस वजह से पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इस जंग के अंदर हिस्सा लिया। एक और इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो रीज़न ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज heavily being influenced by the atrocity of 9/11 के बाद ये बहुत ज़्यादा मसला हुआ उसको। ओके, ये बात जब समझ आई है तो हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका wanted to take revenge और from terrorists। तो उस हाल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका wanted to see every country on his side, वो हर मुल्क को अपने साइड देखना चाहता था। सो मच सो जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी एक बुक में जो कि इन द लाइन ऑफ फायर में ये लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो मिनिस्टर थे डिफेंस के, मेरा ख्याल है, या इंटीरियर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे कॉलिन पावल, इन दोनों में से किसी एक की बात ये है कि उन्होंने कहा था इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, अब ये हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं।
यानी या तो आप हमारे साथ हैं तो ठीक है, अगर इफ़ यू आर अगेंस्ट अस देन वी विल बी टर्निंग यू इनटू तोरा बोरा, हम आपको तोरा बोरा में कन्वर्ट, यानी कि वी विल बी सेंडिंग यू इनटू स्टोन एज, हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे। तो ये एक थ्रेट था पाकिस्तान को, और इस थ्रेट की वजह से भी somehow in one way or the other the decision was being made to help the United States of America in its campaign against terrorism। अपनी जो टेररिज्म की ये जो कैंपेन है उसके गिर्द ये हुआ। तो इसका मतलब ये है, चाहते या ना चाहते हुए भी क्या हुआ कि we became a part of this war against terrorism। और लेकिन इस सारे फिनोमिना को इन माय लास्ट क्लास आई टोल्ड यू के इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, एंड द एक्सपर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर ऑफ द ओपिनियन कि दिस इज नॉट एक्चुअली द वार अगेंस्ट टेररिज्म। ये क्या है, ये बेसिकली न्यू ग्रेड गेम है। अब न्यू ग्रेड गेम को हमने डिफाइन किया था, इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग इन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अमेरिका। ओके राइट। एंड देन वी आल्सो एस्टैब्लिश अनदर थिंग, दैट थिंग वाज के the great game जो है इट इज़ बेसिकली द अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स। ये वाक़यात का एक ऐसा तसलसल है जो सेंट्रल एशिया में हो रहा है और साउथ एशिया, जिसमें हम पाकिस्तान भी उसका एक रीजन है, उसका कंट्री है उस रीजन का। तो जो कुछ भी सेंट्रल एशिया में हो रहा है और साउथ एशिया में हो रहा है, ये एक वाक़यात के एक ऐसे तसलसल के साथ हो रहा है कि इनके सब के पीछे एक मुल्क है, वो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका की मर्जी से हो रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखा, जो स्ट्रैटेजिस्ट थे, जो एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब इन सारी चीज़ों को देखा, देन दे केम अप विद द आइडिया कि दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इज नॉट सच अ सिंपल फिनोमेना, समथिंग बिगर स्ट्रैटेजी इज बीइंग अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर द गाइज ऑफ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जो कि चल रही है। और फिर when they started to find out, जब उन्होंने इसको ढूंढना शुरू किया, they started to investigate and research, then ultimately they came up with the idea that the war against new great game in this region is in full swing under the guise of war against terrorism। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिबादे में बेसिकली न्यू ग्रेड गेम हो रही है। अब न्यू ग्रेड गेम को मैंने आपको बताया, अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग इन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अमेरिका। Then the people they came up with the idea, फिर उनका ये मानना था कि ये जो न्यू ग्रेड गेम है, न्यू ग्रेड गेम इज द फर्स्ट फेज ऑफ यूएस ग्रैंड स्ट्रैटेजी। सॉरी, न्यू ग्रेड गेम इज द फर्स्ट फेज ऑफ यूएस ग्रैंड स्ट्रैटेजी for 21st century, and the US grand strategy for 21st century is revolving around two themes, and these two themes we also discussed in my last class. To control hydrocarbon reserves and their pipeline routes to the world market, and the second thing was to maintain US global hegemony by containing Russia and future superpower China। अब इन दोनों चीज़ों को बारे में भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि चाइना is now going to become world superpower इकोनॉमिकली चाइना वर्ल्ड सुपर पावर बन चुका है। वो उसने जापान को भी क्रॉस कर दिया, उसने जर्मनी को भी जापान क्रॉस कर दिया, और परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स के अंदर चाइना की इकोनॉमी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी दुनिया में रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब है इकोनॉमिकली चाइना इज गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड सुपर पावर। ओके राइट। एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स becoming a military power as well, and many strategists and experts of international relations they are of the opinion that by 2040 or 50 China would be the global superpower। अब हो क्या रहा है? तो United States of America is facing a direct competition, then that direct competition is coming from China economically and militarily। And second thing we also talk about Russia। रशिया की जो मैंने आपको बात बताई, तो रशिया is also very important power in current international scenario। सोवियत यूनियन टूट गया था और उसमें से जब रशिया आया, तो रशिया ने, अब कैसे पता चला कि रशिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इस दुनिया का? उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका वांटेड टू डिमोलिश द रिजीम ऑफ सद्दाम हुसैन, उसने यूनिलैटरली कर लिया। अरब स्प्रिंग के अंदर ट्यूनिस को रिप्लेस किया, लीबिया को रिप्लेस किया, लेकिन रशिया जो था उसका एक ज़माने के अंदर सीरिया में एक ऑफशोर मिलिट्री बेस था। ऑफशोर मिलिट्री बेस, इसका मतलब ये था कि सीरिया
और रशिया, शाम और रूस के दरमियान एक दिफाई माहिदा भी था कि अगर सीरिया के ऊपर कोई अटैक होता है, सीरिया के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो रशिया उसकी मदद करेगा। अमेरिका बशार अल असद की गवर्नमेंट को चेंज करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसकी जो अलायंस कंट्री थे उन्होंने आईसिस को क्रिएट किया। ये आईसिस जो क्रिएट हुई, इसके पीछे आप लोग जाके देखें, गूगल के ऊपर भी बयान है। और हिलरी क्लिंटन जो थी, जो सेक्रेटरी थी फॉरेन अफेयर्स अमेरिका की, यानी वजीर खारजा थी अमेरिका की, उन्होंने भी कहा वी क्रिएटेड आईसिस, हमने आईसिस को हमने बनाया। तो ये साफ पता चला कि बशार अल असद की गवर्नमेंट को डिमोलिश करने के लिए अमेरिका ने प्रॉक्सी वॉर्स को शुरू किया, लेकिन सिंगल हैंडेडली रशिया स्टैंड कर गया सीरिया के लिए और पूरी अमेरिका और उसके अलायंस का जो एजेंडा। इसका मतलब क्या है, अमेरिका को अब दुनिया में मनमानी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको चाइना से कंपटीशन फेस हो रहा है, उसको जनाब रशिया से फेस हो रहा है। और इस वजह से तो ये मैंने आपको बताया कि अगर अमेरिका की जो हेजमनी किसको कहते हैं, बालादस्ती को कहते हैं। अगर दुनिया में अमेरिका की हेजमनी को अगर कहीं से खतरा है तो वो खतरा कहाँ से आ रहा है, दैट threat is directly coming what you call from Russia and China। और अमेरिका चाहता है कि इस चीज को किसी ना किसी तरीके के साथ रोका जाए। तो ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, तो ये वो जो सेकंड थीम है। और फिर मैंने हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स की भी आपके साथ, जो पहला थीम है ग्रैंड स्ट्रैटेजी का जो पहला थीम है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर बेसिकली, अगर पहले इसको इस तरीके से देख लिया जाए कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो वर्ल्ड इकॉनमी है, the stability of world economy is basically based on the uninterrupted supply of hydrocarbon reserves। अब हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स यू नो कि ऑयल, गैस और कोल के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि दुनिया की पूरी मईशत जो है, पूरी मईशत का जो ईंधन है वो हाइड्रोकार्बन रिजर्व से ऑयल है या गैस है या कोल है। अब इस सेंट्रल एशिया के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स उभरी, उनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक कजाकिस्तान था, एंड कजाकिस्तान was known having the largest oil reserves in this whole region। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इस मुल्क के ऊपर भी अटेंशन है। और दूसरी बात है टर्कमेनिस्तान इज नोन ऑफ हैविंग द थर्ड लार्जेस्ट oil reserves in this world, थोड़ी गैस रिजर्व्स इन दिस वर्ल्ड। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के लिबादे में उसने एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी को भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, और वो ये थी कि टू कंट्रोल हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स एंड देयर पाइपलाइन रूट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वांटेड टू हैव एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर द हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स ऑफ दिस रीजन एज वेल। लेकिन इस पूरे रीजन के अंदर उसके बेसिस नहीं थे, और 9/11 के इवेंट ने उसको वो बेसिस प्रोवाइड किए। और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बलग्राम में और काबुल की और दूसरी जगहों पे कुछ 40 के करीब बड़े मिलिट्री बेसिस हैं। और इस वजह से अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपनी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, न्यू ग्रेड गेम को, चाइना को कंटेन करना, रशिया को कंटेन करना, पाकिस्तान को कंट्रोल में रखना, ईरान के अंदर रजीम चेंज लाने की कोशिश करना, उसकी जो रिलीजियस इमाम ख़ुमैनी के तहत आने वाले जो इनकलाब है उसके बाद के जो सेटअप है उसको चेंज करके प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट लेकर आना। और इसके ऊपर भी अमेरिका की क्यों नज़र है कि जो ईरान इज नोन ऑफ हैविंग द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन दिस वर्ल्ड, और अमेरिका की ईरान के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर नजर है, और वो ईरान दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो इस वजह से ईरान के ऑयल पे तो वो चाहता है कि ये जो रिलीजियस गवर्नमेंट है ईरान की, जो शिया इस्लामिक वर्जन के ऊपर जो बेस करती है, इसको रिप्लेस करके क्या किया जाए, इसको रिप्लेस करने के बाद एक नया प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट लाई जाए, जैसा कि सदाम हुसैन को चेंज करने के बाद लाई गई, जैसा कि लीबिया। अब ये याद रखिएगा, अमेरिका जिस मुल्क के अंदर घुसा है उस मुल्क में कभी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं आया, बल्कि वो उस मुल्क के अंदर वारफेयर शुरू हो गई, उस मुल्क में सिविल वार शुरू हो गई, सेक्टेरियन वार शुरू हो गई, एथनिक वार शुरू हो गई। और ये सारी चीज़ें उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल की, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की 6th लार्जेस्ट या 7th लार्जेस्ट आर्मी है, और उसके बाद दुनिया की 7th लार्जेस्ट इकानमी है, और फिर जनाब पॉपुलेशन के हिसाब से भी पाकिस्तान का बड़ा रैंक है। और फिर पाकिस्तान इज नोन ऑफ हैविंग दी
some of the largest gold reserves, oil reserves, gas reserves, copper reserves, rare earth metals और पता नहीं क्या क्या। और फिर एशिया को, पैसिफिक को, एशिया पैसिफिक एशिया के साथ कनेक्टेड है। एशिया इज गोइंग टू कनेक्ट थ्रू पाकिस्तान थ्रू एंड सेंट्रल एशिया टू द यूरोप। तो ये पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रेटेजिक है। और इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के फिनोमिना के अंदर हमने क्या देखा कि जनाब दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ऐसे मैप्स जारी किए गए जिनमें ये कहा गया कि पाकिस्तान वुड बी रिमूव, पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को, क्योंकि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्लान शुरू किए गए हैं, जो वार अगेंस्ट टेररिज्म शुरू की गई हैं, पाकिस्तान सद्दाम हुसैन की तरह, इराक की तरह तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान जनाब किसकी तरह तबाह हो जाएगा? ट्यूनिस की तरह तबाह हो जाएगा, लीबिया की तरह तबाह हो जाएगा, सीरिया की तरह इसको अंदर ही लड़ा के मार देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे इसको। तो ये सारी चीजें, और फिर पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, स्पेशली जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और आर्मी थी, इन्होंने इस सारे चीज को समझा और उन्होंने कहा कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस मुल्क के इस अफगानिस्तान में जो आया है, अब इसको इसके साथ भी चलना है और इसको एंगेज भी करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। और इसी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर इफ यू सी के बैड लाइन ऑर्डर सिचुएशन इज देयर, एथनिक वायलेंस इज देयर, सेक्टेरियन वायलेंस इज देयर, सोशल अनरेस्ट है, और जो दूसरे ममालिक का जो एजेंडा रखने वाले जो लोग हैं वो बड़े पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर हो गए, एथनिक लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर या एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर। तो ये सारी चीजें ये एक प्लॉय का हिस्सा है और इसके तहत हो रहा है। अच्छा, इमादुद्दीन कोई बात पूछना चाह रहा था मुझसे, इमादुद्दीन। सर थैंक यू सो मच सर। आपने कल एक बात की थी कि रशिया को सपोर्ट किया जा रहा है बाय यूएसए। अभी आपने कहा रशिया और चाइना दोनों को, रशिया और यूएसए चाहता है रशिया और चाइना दोनों नीचे आए। ये सेंटेंस मुझे क्लियर नहीं हुआ। आपने शायद लास्ट लेक्चर में ये बोला था कि यूएसए चाह रहा है रशिया इमर्ज हो जाए और चाइना नीचे आ जाए। बेटा आपने गलत सुना। मैंने कहा था कि टू मेंटेन यूएस ग्लोबल हेजेमनी बाय कंटेनिंग चाइना, चाइना को रोक कर और री इमर्जिंग जो रशिया है उसको भी रोक कर, री इमर्जिंग रशिया जो दुनिया के अंदर दोबारा से रशिया दुनिया में ऊपर आ रहा है उसको भी रोक कर और चाइना को भी रोक कर क्या किया जाए, अमेरिका दुनिया के अंदर अपनी बालादस्ती को, अपनी हुक्मरानी को मेंटेन करना चाहता है। ये इसका मेन थीम है। अपने पढ़ने सुनने में शायद आपको कोई गलती हुई है। जी बेटा, और कोई बेटा कोई बात पूछना चाह रहे हैं? सर कंटिन्यू करें आप। ओके, अच्छा अब अगली बात जरा गौर से सुनना है आप लोगों ने। अच्छा, अब इस न्यू ग्रेड गेम के कुछ एक्टर्स हैं। अब कौन कौन से एक्टर हैं? एक जनाब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जिसने इस वॉर को शुरू किया, उसके बाद चाइना है, फिर रशिया है, फिर पाकिस्तान है और फिर इंडिया है। ये वो कंट्रीज हैं जो हमारे आजू बाजू के कंट्रीज हैं। इंडिया हमारे ईस्टर्न साइड पे लग रहा है, अफगानिस्तान हमारे वेस्टर्न साइड पे है और सेंटर ऑफ द वार अगेंस्ट टेररिज्म है। उसके बाद चाइना के साथ हमारा तो स्वीटर देन हनी, थिकर देन ब्लड और जनाब डीपर देन सी और हायर देन हिमालय का, यानी वी पीपल, पाकिस्तान एंड चाइना दे आर नोन एज आयरन ब्रदर्स। और रशिया के साथ वी पीपल आर गोइंग टू रिकनसाइल आवर प्रीवियस रिलेशंस, हम उसको रिकनसाइल कर रहे हैं और रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अब ये जो एक्टर्स हैं, एक जो स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हु आर सिटिंग हियर एंड द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उनको एक चीज समझना है। वो समझना ये है कि बच्चों मेरी एक बात गौर से, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के जो ताल्लुकात चलते हैं। दुनिया के अंदर मॉरलिटी के नाम पे, अखलाकियात की बुनियाद पर, एथिक्स के बुनियाद के ऊपर, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस की बुनियाद के ऊपर और आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात नहीं बनते। दुनिया में एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मुफाद। कौमी मुफाद को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? नेशनल इंटरेस्ट इज बेसिकली कंपोज ऑफ टू थिंग्स। एक होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि आपकी बाउंड्रीज प्रोटेक्टेड हो, आपको एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स ना हो, और अगर एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स हैं तो आप बड़े बेहतरीन अंदाज में उसको काउंटर कर रहे हो, तो इसको कहते हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और दूसरा होता है इकोनॉमिक वेलबीइंग, यानी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करना जिससे आपके मुल्क के अंदर खुशहाली आए, लोग खुशहाल हों। तो दुनिया के अंदर दो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, वो है नेशनल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है,
तो दुनिया के अंदर परमानेंट चीज क्या है? वो कौमी मफाद है। कौमी मफाद है परमानेंट चीज, और कोई मॉरलिटी एथिक्स की ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, ये मेरा। अब ये अगर पाकिस्तान और चाइना के आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अगर इन दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े ना होते तो ये कभी भी बहुत अच्छे दोस्त ना बनते। पाकिस्तान और इंडिया के इंटरेस्ट आपस में जुड़े नहीं है। क्या है? इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो और पाकिस्तान और अमेरिका के जो भी ताल्लुकात कौमी मफाद में, जब अमेरिका को जरूरत होती है हम हमें कहता है कि हमें मेरी मदद करो, जब अमेरिका को जरूरत नहीं होती हमें यूज किए हुए टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। और हमें जब भी अमेरिका की जरूरत होती है हम उसके साथ चलते हैं, जब जरूरत नहीं होती हम चाइना की तरफ चले जाते हैं, रशिया की तरफ चले जाते हैं। तो दुनिया यानी कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। व्हाट इज परमानेंट? योर नेशनल इंटरेस्ट। टुडेज फ्रेंड टुमारोज एनिमी, tomorrow's enemy day after tomorrow's friend. What is permanent? National interest is permanent. आप देखते हैं जिस मुल्क से आपका कौमी मफाद वाबस्ता हो उस मुल्क के साथ आप चलने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज नहीं। और ये दुनिया का एक वाहिद असूल है जिसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी चलती है। अब मैं जो आपको असल चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस न्यू ग्रेड गेम जो है, ये जो न्यू ग्रेड गेम है, इसके कुछ एक्टर्स हैं। आपको एक चीज तो पता चल गई कि अमेरिका अफगानिस्तान में आने के बाद पूरे ईरान के अंदर डायनामिक्स को कंट्रोल कर रहा है और ईरान के अंदर गवर्नमेंट चेंज लाने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर पाबंदियां लगाई, जैसे कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ उसने पाबंदियां लगाई थी 1990s के डेकेड में। याद रखिएगा 1990s के डेकेड में सैंक्शंस को सैंक्शंस डेकेड भी कहता है, इस पूरे अशरे को डेकेड ऑफ सैंक्शंस भी कहते हैं। तो वही पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अडॉप्ट की है ईरान के खिलाफ और उसके हमसाये में आकर बैठ गया है। अब उसके अवाम के अंदर मीडिया उसको पाबंदियां लगा के पहले इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। जब भी किसी मुल्क की इकोनॉमी तबाह होती है तो वहां पर सोशल अनरेस्ट आता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जिस मुल्क की मईशत मजबूत होती है वहां पे सोशल अनरेस्ट नहीं होता, वहां पे पॉलिटिकल इस्तेकाम होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इंस्टेबिलिटी नहीं होती। तो सबसे पहले किसी भी मुल्क को कमजोर करने का मतलब क्या होता है कि उसको मुआशी तौर पे कमजोर कर दिया जाए, और वो ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और यही पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गुज़िश्ता 20 सालों से पाकिस्तान के खिलाफ भी अडॉप्ट की है। अब याद रखिएगा, आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग ये मुझसे पूछ सकते हैं कि सर पाकिस्तान तो अमेरिका का दोस्त है और वो इसके साथ क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। याद रखिएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि दुनिया में कोई चीज भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट सिर्फ आपका कौमी मफाद है, और कौमी मफाद चाहे जैसे भी हासिल हो, चाहे 1 लाख बंदा मारने से आए, 10 लाख बंदा मारने से आए, पूरा मुल्क तबाह करने से आए, पूरे मुल्क के अंदर लाखों करोड़ों लोग मारने से आए, कौमी मफाद आपका रहना चाहिए, दूसरे चाहे भाड़ में जाएं। अमेरिका ने जापान के खिलाफ हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बम फेंक कर दुनिया को यह बता दिया था कि व्हाट अमेरिका इज विलिंग टू डू इन द वर्ल्ड एंड व्हाट अमेरिका कैन डू इन दिस वर्ल्ड। सो हमारे सामने ये प्रेसिडेंट है कि वो क्या करना चाहता है और कैसे है। तो अब इस रीजन के अंदर अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। अब ग्रैंड स्ट्रैटेजी के रास्ते में जो भी मुल्क आएगा उसके खिलाफ अमेरिका जाएगा। और पाकिस्तान के साथ तो 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, ईरान के साथ बॉर्डर है, फिर चीन इधर साथ में बैठा हुआ है, नादरन साइड के ऊपर रशिया बैठा हुआ है, फिर अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है वो। तो हर मुल्क ने अपने कौमी मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस न्यू ग्रेड गेम के मुताबिक पॉलिसीज अडॉप्ट की। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज क्या हैं, अब जरा गौर से सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तान को, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि पाकिस्तान हैज विटनेस अ लॉस ऑफ $120 बिलियन, यानी पूरी दुनिया के वार अगेंस्ट टेररिज्म में हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान को जो टोटल एड मिली, जो टोटल अमेरिका से और इधर उधर से एड मिली, कई लोग बिल वगैरह डाल के ये वो कहते हैं $20 अरब, $25 अरब, ये $30 अरब वगैरह वगैरह, लेकिन लॉस कितना हुआ? $120 अरब का। तो क्या नजर आया आपको? उन्होंने हमें सिस्टमेटिकली इस वार के अंदर इंगेज करके हमारी मईशत को तबाह बर्बाद किया। अब चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, और चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, बेसिकली वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी जो मुल्क है, कोई भी जो गवर्नमेंट आए, वो इस मुल्क की मईशत को ऊपर लेके चले। अगर इमरान खान बुरी तरीके से नाकाम हुआ है
यहाँ पर और मैं खत्म हुआ है, तो ये बेसिकली मैं इस चीज को इस तरीके से टर्म करता हूँ, ये एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा है, बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। उसके तहत पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान की गवर्नमेंट को बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें मुझे ये नजर आती है, जो मैं समझता हूँ कि जनाब पूरी मुल्क की मईशत को चलाने के लिए दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका जो गवर्नर स्टेट बैंक और दूसरा होता है फाइनेंस मिनिस्टर। ये दोनों वो हैं जो बाहर से लाए गए हैं और दोनों आईएमएफ से डील करते हैं। एक अमेरिका से लाया गया है और एक जनाब आईएमएफ से लेकर आए गए हैं हमें। तो इन्होंने हमारी मईशत में वो कुछ किरदार अदा किया है कि जो वो कर सकते थे, और ये एक मैं समझता हूँ ये एजेंडा है। और फिर इस मुआशी इस्तेकाम की वजह से क्या हुआ कि मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हुआ, और सो मच सो कि पाकिस्तान के जो सबसे कामयाब और मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भी लोगों ने उंगलियां खड़ी करना शुरू कर दी। क्योंकि मुआशरत को तबाह करने के बाद जो आपकी जो मुकद्दस लोग होते हैं, जो आपके जो कौमी नेशनल इंटीग्रेशन की जो सिंबल्स होती हैं, उनको अंडर क्वेश्चन किया जाता है। और फिर आप लोगों ने ये नारे सुने, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और फिर इंडिया ने हमारे बलूचिस्तान के अंदर, हमारे जीबी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और NWFP और जो फार्मर NW आज का क्या खैबर पख्तूनख्वा है, उसके बारे में बातें करके बताया कि हमने यहाँ पर टेररिस्ट भेज रहे हैं, हम पाकिस्तान को ऑफेंसिवली डील कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को सिस्टमेटिकली वीक कर रहे हैं। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल कल भविष्य यादेव है, जो कि रंगे हाथों रेड हैंडेड गिरफ्तार हुआ है। और आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत बड़ी, और उसके पूरे नेटवर्क को अपरूव किया गया। तो जनाब ये जो पाकिस्तान के अंदर कराची के जो एपिसोड्स थे, आप लोगों को पता था पूरा कराची पैरालाइज किया हुआ था, ये गैंग वार्स थे, अंडरवर्ल्ड यहाँ पे लाके बिठा दिए गए थे और अल्ताफ हुसैन को। फिर तो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने सैकड़ों हजारों कुर्बानियां दे दे के अपने मुल्क की नेशनल इंटीग्रेशन को मेंटेन किया इस वार अगेंस्ट टेररिज्म में। और वो जो उनकी प्रोफेसिस थी कि पाकिस्तान विल बी नो मोर बाय 2012 ऑन द मैप ऑफ द अर्थ, उन सबको गलत साबित किया। और हम उन्हीं इदारों के पीछे जाकर उसका सत्यानाश कर रहे हैं और अपने मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। लोग ये समझते हैं, याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैं किसी एक फर्द की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपने मुल्क, अपने कौम के लिए कुर्बानियां देने में दुनिया में सबसे आगे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की जो ISI है वो दुनिया में नंबर 1 है। इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी को पूरा मिडल ईस्ट उठाता है और उसके साथ लेकर आता है। अब मैं इस बात के ऊपर आता हूँ, 2-3 बच्चे 2-3 क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। एक मोहम्मद हमजा पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। तो मैंने पूछना था कि जो पॉलिसीज हम डिस्कस कर रहे हैं अमेरिका की, ये जो अमेरिका में चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो प्रेसिडेंट चेंज होता है, तो उनकी ये पॉलिसीज चेंज क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई पॉलिसी चेंज नहीं आई। आपने देखा 20 साल के अंदर, पहले जॉर्ज W बुश आया जूनियर, वाकर बुश आया जूनियर, उसने ये पॉलिसी रखी। और उसके बाद जनाब बाराक ओबामा आया, उसने सेम पॉलिसी रखी। उसके बाद ट्रंप आया, सेम पॉलिसी रही। आगे भी जो आएगा सेम पॉलिसी रहनी है। अमेरिका अपने कौमी मफाद के ऊपर करने के लिए सब उनकी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के रोल में बड़ा अहम किरदार है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार है। तो कोई पॉलिसी नहीं आनी जो बाइडेन के आने से, जो बाइडेन जो कि जीत गया। उसके बाद मोहम्मद उमैर कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस सर। सर मैंने ये पूछना, आपने कहा कि मईशत पाकिस्तान की जो है तबाह होती जा रही है, और किसी भी कंट्री की जो सक्सेस है वो इकोनॉमी पे बेस करती है। तो पाकिस्तान में तो क्या ऐसी इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम कोलैप्स कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है? मैंने अभी आपको 2 अब मिसालें जैसे दी हैं। इमरान खान ने तो PM लोन्स की, मैंने आपको यही बताया कि आप लोग देखें कि आपके मुल्क को चलाने के लिए 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? एक गवर्नर स्टेट बैंक, यस सर, जिससे मुल्क चलता है, वो पैसे देती है, पूरे अंदरूनी मुल्क की मईशत चलती है। और एक जो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो पूरी दुनिया के मामलात को फाइनेंस के साथ देख रहा होता है। और वो दोनों हमारे ऊपर लाके इम्पोज किए गए हैं, और इमरान खान की गवर्नमेंट मजबूर है इन दोनों को रखने के लिए, क्योंकि IMF कर्जे नहीं देता, वर्ल्ड बैंक कर्जे नहीं इमरान देता। खान की गवर्नमेंट ने जी सर, इमरान खान की गवर्नमेंट ने अभी लोन स्कीम जो स्टार्ट की है, जिससे काफी लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कर्जे वगैरह दिए जा रहे हैं। तो बेटा छोड़ दें मैं सवाल समझता हूँ कि इससे कुछ नहीं होना। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान की जब मुल्क में बिजनेस 72 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत
माइनस में नहीं गई, इमरान खान की गवर्नमेंट में गई है माइनस। 72 साल में माइनस में नहीं गई, 72 यस साल सर में एग्जैक्टली। इमरान खान की गवर्नमेंट में माइनस में गई है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला क्या है? यही एजेंडा है। इमरान खान सीधा हो जाए उल्टा हो जाए, कुछ कर ले इस ग्लोबल सिनेरियो के अंदर रहते हुए। एक तो वजह यह है कि बैट बॉल के साथ खेलता था, उसको पता ही नहीं है पॉलिटिक्स होती क्या है। फिर उसकी जो टीम थी वो इतनी नाहे लोगों के ऊपर बेस्ड है कि उनके पास नहीं है। नून लीग की जो गवर्नमेंट होती थी या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी IMF के एजेंडे की वजह से मजबूर होकर 3 या 4 मरतबा अपने फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज किया था। नून लीग की गवर्नमेंट बार्गेनिंग करती थी, कुछ लोग कुछ दो के साथ, और बड़ी हद तक 6.8 समथिंग के ऊपर अपनी GPA ग्रोथ छोड़ के गई थी। और लेकिन ये उन चीजों को सस्टेन ही नहीं कर सके और माइनस में चले गई। और इसकी वजह यह है कि इसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान को बाय एवरी क्राइटेरिया। वो नहीं चाहते कि ये पॉपुलर जो लीडर है ये इतना मजबूत हो जाए, और उसको ये लोग जो इंटरनेशनल एजेंडा है, इसको मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान को निशाने इबरत बना देंगे, और ये वक्त आ रहा है। ये जो लोगों को, भाई आप देखें तो सही, इन IMF की पॉलिसीज की वजह से आपके मुल्क के अंदर जो टेबलेट्स हैं वो 400 गुना ज्यादा महंगी हो गई हैं। लोगों बेचारे बीमार होते हैं, उनके पास खरीदने को कुछ नहीं है। आटा 1500 रुपए किलो का थैला मिल रहा है जो 600-700 का मिल रहा था। आपका जो डॉलर है वो जनाब 2 सालों के अंदर 50 रुपए 60 रुपए तक पहुंच गया। 100 कहां था 108 रुपए पे। और उसके बाद आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 14% पे है, नून लीग 4% पे छोड़ के गई थी। तो ये इसको बकायदा ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जा रही हैं कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा, मोहम्मद उमैर के बाद एक लड़का है, एक इमादुद्दीन, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कुछ? जी सर सॉरी, एक सवाल करूंगा सर। सवाल आपने कहा था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ के बारे में। सर एक सवाल ये था कि इजंट पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व इन करप्शन इन चमन बॉर्डर, और इजंट पाकिस्तान आर्मी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 240 की गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट के नीचे काम करती है। पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर सर डिफरेंट लाइक DHA जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सर ये फौजी फाउंडेशन, फौजी बिल्डिंग, ये सीमेंट फाउंडेशन ये बिल्ड किया हुआ है। सर क्या किसी ये आता है किसी मुल्क के अंदर कि एक आर्मी वाली चमन बॉर्डर पे खड़े होके बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है पैसे लेना, isn't it involved in corruption, and क्या ये मुल्क की मशत को नीचे नहीं लेके जाता? इमादुद्दीन साहब, एक तो बात ये है कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि वो सवाल किया करें या वो बात किया करें जो सॉलिड इंफॉर्मेशन के ऊपर पेश करती है। मैंने आपको अभी सर ये क्वेश्चन, एक सेकंड, मैंने अभी आप लोगों पे कर्ज किया था। मैंने एक बात कही थी आप लोगों को कि बेटा मैं किसी एक फर्द की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। पूरे इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो 7 लाख 8 लाख लोगों के ऊपर बेस करती है, और उन्हीं 7,000 लोगों ने, उन्हीं में से लोगों ने 7,000 लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और अपने मुल्क को बरकरार रख रहे हैं। सर सॉरी, एक सवाल करूंगा सर। बीन ऑब्जर्विंग, मैं खुद कोयले से बिलोंग करता हूँ सर। 2008 के धमाके में मेरे अपने पेरेंट्स भी शहीद हुए थे उसी धमाके में। तो जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया बलूचिस्तान के अंदर 2008 से बलूचिस्तान की जो डायनामिक्स है उसके ऊपर मैंने बलूचिस्तान पे आपको पढ़ाना है, इसलिए आप इसकी बात ना करें। बलूचिस्तान के ऊपर सारे इश्यूज को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इमाद में आपको एक बात ये कहता हूं, बलूचिस्तान की बात नहीं कर, आप छोड़ देना इस बात को। आपको नहीं पता कि जब प्रोसेस चल रही होती हैं तो बहुत सारे कुछ काम ऐसे करने पड़ते होते हैं जो समहाउ नजर तो ये आ रहा होता है कि ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, लेकिन उनके दूर असरात होते हैं जो ऑटोमेटिकली नेशनल इंटीग्रेशन में चलता होता है सारे इशू को। ये प्रॉक्सीज चल रही हैं और प्रॉक्सीज की वजह से मीडिया 4th जनरेशन वारफेयर की वजह से इमेज डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। अब इन बातों को छोड़ें, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, दुनिया में सबसे बड़ी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका की है, ठीक है? सबसे बड़ी दुनिया में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, आप कहते हैं कि उन्होंने कंटोनमेंट्स नहीं बनाए हुए हैं। जाके देखें अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया में क्या किया हुआ। आप कहते हैं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े जो डेवलप R&D के इंस्टीट्यूशन है, देखें वहाँ पे कौन जाके बैठा हुआ है, या तो जनरल बैठे, अमेरिकन जनरल्स बैठे हुए हैं, हर लोग ये कर रहे हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रहा। Army is not supposed to intervene in politics. लेकिन if your politicians they are not performing, then someone else should be there to perform. Or this is how the things they are getting messed up. If the politicians they are becoming very corrupt and
they are trying to protect their own interest. This is how somewhere some people they have to come forward, and this is how the things that start get corrupted. वो चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली थिंग्स दे गेट मेस्ड अप. इन सारी चीजों को आप लोग समझेंगे. आप पाकिस्तान के ये जो कोर्स पाकिस्तान स्टडी का मैं आप लोगों को कोर्स पढ़ा रहा हूँ, इस कोर्स का एक एंगल बहुत क्रिटिक है, बहुत क्रिटिकल एंगल है इसका. और मैं आपको कहता हूं फॉर द टाइम बीइंग व्हेन यू आर सिटिंग इन दिस कोर्स यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल. आप न्यूट्रल अंदाज में चीजों को देखेंगे तो रियलिटी नजर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. आप देखेंगे आगे कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, मैं सबसे बड़ा क्रिटिक हूं उसका, सबसे बड़ा क्रिटिक हूं. यू विल बी विटनेसिंग इंशाल्लाह. लेकिन बट व्हेन इट कम्स अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है देन देयर मस्ट बी समवन टू कम अप, और फिर उनको आना पड़ता है. सर मैं बिल्कुल आर्मी के खिलाफ बात नहीं कर रहा. वी टोटली रिस्पेक्ट द आर्मी. जस्ट वांटेड टू क्लेरिफाई दैट ये आजकल पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होता है. एनीवे गाइस, उमर कुछ पूछना चाह रहे हैं. एक लड़का है मोहम्मद उमर. इमादुद्दीन का क्वेश्चन सर ये है कि आर्मी बिजनेसेस क्यों करती है कंट्री में, जैसे फौजी सीमेंट और अस्करी बैंक सेट्स और ये सारी चीजें. किनको करना चाहिए ये काम? किनको करना चाहिए उमर ये काम? सर आर्मी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी का काम डिफेंड करना है, उसको सरहद पे लड़ना है, तो वो भी अच्छा बिजनेसेस करेगी. हो गए. सुन, बिजनेसेस से क्या मुराद है आपके? मुझे एक बात बताएं. एक 7 लाख की फौज है आपकी, सपोज करें. आप डेली अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं. 7 लाख आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी प्रोटीन चाहिए. अगर वो अपने मिलिट्री फार्म्स बना लेते हैं और वहां से चीजें प्रोड्यूस करते हैं और जो चीज एक्सेसिव होती है उसको मार्केट में भेज देते हैं पब्लिक के लिए, तो ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि वो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड करें. पूरे मुल्क के अंदर आर्मी के बिल्डिंग्स बनती हैं, वो कहाँ से लेते हैं? वो जनाब इधर से लेते हैं, अपने अस्करी सीमेंट से, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है उसको मार्केट में बेच देते हैं, और ज्यादा क्वालिटी की होती है, लोग उसको फॉलो करते हैं, यूज करते हैं. बजाय ये कि वो, और फिर अगर अस्करी बैंक उन्होंने बनाया तो फौज के कुछ ट्रांजैक्शन बड़ी सीक्रेट होती हैं, कमर्शियल के तहत हो तो वो जो स्टेट सीक्रेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. और वो अगर उन्होंने अपना एक बैंक बना लिया जिसके जरिए वो ट्रांजैक्शन करते हैं और उनकी सीक्रेसी जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो मेंटेन रहती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? कोई बिजनेस नहीं कर रहा. सबसे पहले वो अपनी नीड्स पूरी करते हैं, और जो चीज एक्स्ट्रा होती है वो सीएसडी पे बिकती है. मेरी बात सुन रहे हैं आप? जो चीज एक्स्ट्रा होती है वो सीएसडी के ऊपर आके बिकती है. 7 लाख लोगों को अंडों की जरूरत है, गोश्त की जरूरत है, दूध की जरूरत है, डेयरी की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, उनकी जॉब्स के उनको जहाँ पैसों की जरूरत है, उनको मूव करने की जरूरत है. अगर उन्होंने बिल्डिंग्स बनानी, उन्होंने रोड नेटवर्क्स बनाने, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, कमर्शियल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट, आप कमर्शियल चीजों को इन्वॉल्व करेंगे वो ऑटोमेटिकली दे बिकम ये जो आपका सीक्रेट है, जो अब जीएचक्यू के ऊपर जो अगर आपने कमर्शियल लोगों को बनाने के लिए दे दिया तो वो तो आपके सारे मैप ओपन हो जाएंगे. और फिर उस चीज को मेंटेन करने के लिए वो चाहते हैं कि हमारे अपने लोग ये काम करें ताकि चीज ओपन ना हो. हम लोग एक इंतहाई जो गलत एंटी स्टेट नैरेटिव है उसके जरिए चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, और उसको देखने की वजह से क्या होता है कि हमारे सामने हमारे इंस्टीट्यूशंस को हम इल्जाम देते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती. मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं कि आप लोग जो चीजें समझते हैं उसको बेहतर अंदाज में समझा करें. नॉलेज होना बहुत जरूरी है. हाफ इंफॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन इवन डेथ, एंड हाफ इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू बिल्ड द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. And this is how we people and our law enforcement agencies and state institutions, they are coming down on daily basis. हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
मैं कमर जावेद बाजवा की बात नहीं कर रहा। अगर वो पॉलिटिकल मोटिवेशन रखता है तो वो एक बंदा है। मैं 7 लाख लोगों के सोल्जर्स के, जिसके अंदर ब्रिगेडियर्स भी हैं, कर्नल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं, जो मुल्क के लिए दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप बाजवा को आर्मी इंस्टीट्यूशन के साथ ना देखें। और ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं फौज को, वो ये कहते हैं कि ये फौज खड़ा होकर अपनी आर्मी के खिलाफ बगावत क्यों नहीं कर देती। पूरी दुनिया के अंदर बगावतें होती हैं और वो मुल्क तबाह बर्बाद होता है। ये हमारे फौज का प्रोफेशनलिज्म है, ये उनका जनाब डिसिप्लिन है कि वो देखते हैं कि दिस पर्सन इज सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ अस, ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 years 3 years द पर्सन वुड बी गॉन एंड अगेन द न्यू पर्सन वुड बी कमिंग। अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर इन चीजों को लाने के लिए उस मुल्क के अंदर कू करवाता है और 30-30 साल फौजियों को हुकूमत में बिठाता है और पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। जैसा कि सद्दाम हुसैन ने बर्बाद किया 40 साल में, लीबिया में बर्बाद हुआ, उस मुल्क के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। हमारी फौज अपने इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लीडरशिप के पीछे चलती है, लेकिन उसके साथ रिकंसाइल करती है, ये नहीं करती। दिस इज अनदर थिंग। इसलिए कभी भी अपने फौज को नेगेटिव नजर से मत देखें। मैं 7 लाख लोगों की बात कर रहा हूं, मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसलिए फौज का बहुत अच्छी, फौज को पता है फौज ने काम करना है, फौज ने डिफेंड करना है और वो कर भी रही है। कोई माई का लाल है इस पूरे रीजन के अंदर, पूरे जहाँ पे पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के ऊपर यूनिलैटरली अटैक करे और हमें हमारे दांत खट्टे करे। हम बताते हैं इंडिया आता है रात 3 बजे रात के अंधेरे में अटैक करके भाग जाता है और ऐसे बम फाड़ के। हम कहते हैं वी वुड बी अटैकिंग यू ऑन अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। हम रात के अंधेरे में नहीं आते। वी वुड बी कमिंग ऑन द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, ये हमने कहा था। और पूरी दुनिया ने देखा कि सुबह 9:30-10 बजे हमने, जब पूरी दुनिया जाग चुकी थी, उस वक्त हमने फिर उनको बताया ये तुम्हारा टारगेट है, ये बम फेंका हमने। हम चाहते तो पूरे का पूरा उड़ा देते, हम दुनिया के अंदर पीस के साथ रहना चाहते हैं, हम तुम्हें अनहिलेट कर देंगे। है कोई ईरान के अंदर इतनी सकती है, अफगानिस्तान के अंदर इतनी सकती है, इंडिया के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर हमें आके बात करे हमारे साथ ऐसे? हम कहते हैं वी वुड बी अटैकिंग यू इन अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। सर दिस इज आवर मोरल। मैं उन लोगों की बात करता हूँ, तो उन लोगों ने जिंदा रहना है, वो घास तो नहीं खाते। उनको फिर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अपनी चीजें पूरी नहीं करते, वो अपने उन्होंने फॉर्म्स बनाए, अपने उन्होंने खड़ा किया है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका का है। $350 अरब की उसका इकोनॉमिक वॉल्यूम है, और हमारे मुल्क के अंदर क्या इतना है? $12 अरब सिर्फ। इसलिए ऐसी बातें ना किया करें। हमेशा फुल इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्रिटिसाइज करते हैं, अदरवाइज नहीं। एक मुनज़्ज़ा लड़की थी, वो सवाल पूछना चाह रही थी मुझसे। मुनज़्ज़ा मुनज़्ज़ा हैं, चले गई? अच्छा, उमर या उमैर, कोई और 2 लड़के? ओके गाइस, नहीं है तो कोई बात। बेटा सवाल करना चाह रहे हैं आगे, चलो मैं आगे फिर लेक्चर पढ़ा। अच्छा फिर आप यहाँ के बारे में कुछ बता रहे थे, पाकिस्तान की पॉलिसीज आप पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में कुछ बता रहे थे। अच्छा, मैंने अब जैसे कि पहले आप लोगों को बताया, अतीक कोई बात करना चाह रहे हैं। जी अतीक हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बेटा। सर अमेरिका की तरफ से हमेशा ये ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर रहा है कि पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से अमेरिका के साथ डबल पॉलिसी गेम खेली है, यानी शुरू से अमेरिका के साथ फ्रॉड किया हुआ है। जबकि ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान ने कोई 90,000 के करीब अपने लोगों को शहीद होते हुए देखा, और अपनी इकोनॉमी जो $120 बिलियन का लॉस था उसका सामना करना पड़ा। फिर भी अमेरिका पाकिस्तान को ब्लेम क्यों कर रहा है? बेटा बहुत अच्छी बात की, यही बात समझनी है आप लोगों को। अब बेटा ये गौर से सुनिए, इसी बात को समझना है। सर एक मिनट, अमेरिका आ गया, अमेरिका आ गया, 90,000 नहीं 1,50,000 लोग थे सर। अमेरिका इस रीजन के अंदर आ गया। इस रीजन में आने के बाद उसने अपनी पॉलिसीज को दुनिया में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और उसने कहा कि मैं जो कहना चाहता हूँ वही करें। पाकिस्तान की आर्मी ने शुरू दिन से इस बात को समझा था कि ये जनाब, अगर हमने इसकी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, हम इसके साथ चलेंगे, लेकिन अपने टर्म्स पे चलेंगे, और अपने टर्म्स में हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया।
अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशन करवाया, अफगानिस्तान को मारने की कोशिश की। पाकिस्तान को पता था कि ये अफगान पीपल दे आर द ओनली माइट, यहाँ पे सबसे बड़ी माइट है, और उन्हीं को प्रोटेक्ट किया। आज अमेरिका अपने नीज के ऊपर आके पाकिस्तान को कहता है इनके साथ डायलॉग करवाओ। तो हमने वो जो कहता है ना तुमने डबल डॉज किया हमें, वो जो कहता है कि आपने जनाब दुनिया के अंदर हमें डॉज किया है, हमें हमारे साथ धोखा किया है, एम्बिवेलेंट पॉलिसीज हैं। वो पॉलिसीज क्या थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में रहते हुए भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा है। इसी वजह से दुनिया के अंदर खत्म नहीं हुआ। नहीं तो पाकिस्तान ने वो पॉलिसीज मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट कर लेता, वो 2012 वाली बात हो जानी थी, नहीं हुई। इसलिए और हमने प्रोटेक्ट किया, अपने आप को देखा, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर हैं। और पाकिस्तान के ऊपर सारे मामलात को हमने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और अब चाहे जो बाइडन आ जाए, जो मर्जी हो जाए, हम रिकंसाइल करेंगे, अपने निबांश के ऊपर रिकंसाइल करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है, याद रखिएगा, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू थिंक बियॉन्ड द लाइंस, टू सी व्हाट लाइज बिहाइंड द बार। ये विजन है, पॉलिटिकल विजन इसको कहते हैं, स्ट्रेटेजिक विजन कहते हैं, मिलिट्री विजन कहते हैं इसको। इवन आपके जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा, वो भी 24 घंटे अंडर सर्विलेंस रहता है, 24 घंटे पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के निगरानी में रहता है, 24 घंटे। तो ये शख्सियात कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान की जो असल जो करता धरता है, जिन्होंने तन मन धन इस मुल्क के लिए कुर्बान किया है, वो किसी चीज को परवाह नहीं करते। वो अपने मुल्क की हिफाजत, अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने मुल्क की कौमियत और सलामती के लिए सबसे ऊपर है, और वो किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसी वजह से ISI इज नंबर 1। इसी वजह से मिलिट्री पावर दुनिया के अंदर न्यूक्लियर स्टेट है हम, और हम पूरी दुनिया के अंदर अपन बता रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट हमारी तरफ देखता है, पूरे का पूरा जनाब ये आपका जो गल्फ स्टेट से हमारी तरफ देखती हैं। पूरी दुनिया के जो लोग हमसे चीजें खरीदना चाहते हैं इसी वजह से, इसलिए परेशान ना हुआ करें। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। मैं बात कर रहा था इसके ऊपर कि जनाब ये जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे आर परफॉर्मिंग देयर लेवल बेस्ट, वो अपने कर रही हैं। अब इसमें कुछ करैक्टर्स हैं, और ये नोट्स वहां से आप लेंगे तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। पाकिस्तान ने, ये जो अतीक ने अभी क्वेश्चन किया कि हम मर गए, 90,000 बंदे मर गए, उमैर कह रहा है 1,50,000 बंदे मर गए, और 120 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। तो ये हो गया, लेकिन हमने फिर भी अपने आप को यूनाइटेड रखा, और आज हम इसमें, और पाकिस्तान इस चीज़ को समझता था। अब इंडिया अमेरिका की मदद से जाके अफगानिस्तान में बैठ गया। 40 के करीब काउंसलर्स चला रहा था, वो काउंसलर्स, जहाँ पे वो लोगों को भर्ती करता था, उनको ट्रेन करता था, और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवाता था। अजीत दोवल की, अब जरा अजीत दोवल की पाकिस्तान के अगेंस्ट तकारीर सुन के देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के अंदर, उसको सबसे बड़ा स्पाई मास्टर माना जाता है अजीत दोवल को। अजीत दोवल की यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ देखिए वो क्या कह रहा है कि व्हाट वी आर डूइंग विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। और फिर कभी पश्तूनों के नाम पे, कभी महाजरों के नाम पे, कभी सराइकियों के नाम पर, कभी सिंधियों के नाम पे, कभी बलोचों के नाम पे, कभी पंजाबियों के नाम पर मुल्क में लिसानी डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर रहा है, डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहा है। और फिर कल भविष्य यादेव की जो मिसाल है वो सबसे सामने है। और इंडिया 2500 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर अपने काउंसलर चला रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने उनको उठाया, उधर से ख़त्म किया और भगाया उधर से। और चाइना अमेरिका से इस ग्रैंड स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट लेकर BRI लेकर आ गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये इतना बड़ा 3,000 अरब डॉलर का ये जो प्रोजेक्ट है, और अमेरिका का जो प्रोजेक्ट था उसके अगेंस्ट ये लेकर आ गया। और इस वजह से अगर ये पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर चाइना घुस गया, 300 अरब डॉलर का एग्रीमेंट किया उसके साथ, पाकिस्तान के साथ 350-400 अरब डॉलर का CPEC किया उसने, 65 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, बाकी ये सारे इंशाल्लाह इसके अंदर होंगे। तो इन चीज़ों को देखे अब अमेरिका जो है वो इंडिया को पैम्पर कर रहा है अगेंस्ट चाइना। और आपने देखा डोकलाम में देखा, तिब्बत में देखा, और ये इनके साथ स्क्रमिचेस चल रही हैं पिछली 2-3 सालों में तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं।
कि अटेंशन क्या है कि इंडिया चाइना को इसके इंटरनल अफेयर्स में इतना इन्वॉल्व कर दिया जाए कि ये ग्लोबल इश्यूज की तरफ देख ही ना पाए और ऑटोमेटिकली अमेरिका की बालादस्ती और इन्फ्लुएंस मेंटेन रखा जाए। और रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सही हो रहे हैं और चीज़ों को आप लोग सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा अब आ रही है? जी सर आ रही है। बेटा मैं आप लोगों से ये जी सर आ रही। लोग इन चीज़ों को समझें। अब अब ऐसा करें, आप लोगों ने सेल्फ फोटोकॉपी शॉप पे जाके नोट्स लेने, उनको पढ़ना है और अगली क्लास में मैंने फर्स्ट एवर क्विज लेना है। पहला आप लोगों का क्विज होना अगली क्लास के अंदर, उस क्विज की आप लोगों ने तैयारी करनी है। ठीक है बेटा? ज्यादातर चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं, जो चीजें मैंने डिस्कस नहीं की सर नोट्स में। सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर? सेल्फ फोटोकॉपी शॉप, सेल्फ फोटोकॉपी शॉप लाइब्रेरी सर पे LMS पे डाल दें सर। हाँ बेटा LMS के ऊपर मैं अभी आप लोगों को एनरोल करना है। मेरा टीए अभी आजकल छुट्टी पे है, तो वो जैसे ही आता है तो मैं सारी चीजें उधर भी अपलोड कर दूंगा। मीनवाइल अगर आपको जो नोट्स लेने हैं तो आप वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा? शॉप का नाम बता दें सर। ताहिर फोटोकॉपी शॉप। ताहिर कौन सर? ताहिर। मेरा अटेंडेंस लगा है। अटेंडेंस लग गई है बेटा? ओके सर मोहम्मद साकिब लग गया है। जी बेटा। सर मोहम्मद उमर जो सर मैं लेट आया था।